सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू गाइडली। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। और आपको इसी वीडियो के ऊपर आई कार्ड में कहीं दिख जाएगा, आपको पार्ट 1 का लिंक दिख जाएगा, या इस वीडियो के एंड में आपको पार्ट 1 का लिंक 100% आपको दिख जाएगा। आपको बस क्लिक करना होगा और देखना होगा। आगे बढ़ने से पहले वहीं अपना जो दिल की बातें हैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपका कोई भी दोस्त B12 कूपन कोड का यूज करके वो मॉक टेस्ट परचेज करता है तो उसको डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर वो मॉक टेस्ट लेता है तो। या फिर अगर वो PDF बंडल का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेता है सॉरी, तो उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। या फिर कोई भी किसी भी टीचर का आप लाइव क्लास बैच परचेज करते हो तो भी आपको B12 कूपन कोड यूज करके मुफ्त मुफ्त तो नहीं, लुफ्त उठाइए 12% का डिस्काउंट का। स्टार्ट करते हैं अपने पहले स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट को पढ़ो पहले कि रिसेंट की स्टडी कंडक्ट करती है टीम ऑफ हेल्थ रिसर्चर्स has revealed that individuals who engage in at least 30 minutes of moderate physical exercise 5 days a week a significantly lower risk of developing a chronic illness such as diabetes, hypertension, and cardiovascular disease. The study also observed that regular exercise improve the mental well-being and help in maintaining a healthy weight, which both uh, mm, healthy weight, both of which contribute to overall health. स्टेटमेंट तो दे दिया सर, हिंदी में नहीं है क्या? बिल्कुल हिंदी में भी है, मैं आपको हिंदी में भी दिखाता हूँ। अभी स्टेटमेंट को मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा। पहले स्टेटमेंट देख लीजिए आप। हिंदी वाले बालक प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, रीड इट प्रॉपरली। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना या चाहे जो भी तुम्हें लगे, ठीक है ना। अब हम वापस जाते हैं। अब हम इसी इंग्लिश स्टेटमेंट को आपको बहुत अच्छे से इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। क्या इसके इफ एंड बट्स हैं, बताते हैं। देखिए पहले स्टेटमेंट में देखते हैं क्या बोला गया है, तो हम इसको हिंदी में समझते हैं, क्योंकि तभी आप इसके इफ एंड बट्स को आप समझ पाएंगे। जो भी है, ये क्या कह रहा है कि एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग हफ्ते में और किसने स्टडी की, डॉक्टर्स क्या रिसर्च की टीम की, जिसने भी रिसर्च की, कि जो लोग हफ्ते में 5 दिन या उससे कम 30 मिनट, केवल 30 मिनट मैंने मॉडरेट एक्सरसाइज की, तो उन्हें डायबिटीज, हाइपरटेंशन और दिल की बीमारियों से राहत मिलती है। उनका जो रिस्क होना होता है ये एकदम कम हो जाता है, ये सारी बीमारियां होने से। साथ ही साथ बोला गया है कि एक्सरसाइज से मेंटल वेलबींग और हेल्दी वेट मेंटेन करने में भी, जो आपका वेट एकदम जो जेन्युइन वेट होना चाहिए, वो मदद मिलती है। तो ओवरऑल क्या देखा जाए, स्टेटमेंट से पता चला है कि हेल्थ के ही रिगार्डिंग अच्छी अच्छी बातें बोली जा रही हैं। अब इन्फ्रेंस में हम आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंस फ्रॉम द स्टेटमेंट? लैक ऑफ एक्सरसाइज is the sole reason for chronic illness like diabetes and hypertension। देखिए, अब ये गलत है, पर रीजन भी दूंगा क्यों गलत है। पहले तो सुनिएगा, यहाँ पे यहाँ ऑप्शन में गलत ये है कि स्टेटमेंट में कहीं ये नहीं बोला गया कि क्रोनिक डिजीज इलनेस एकमात्र सोर्स है क्या एक्सरसाइज ना करने की। क्या ऐसा बोला गया स्टेटमेंट? एक बार ध्यान से देखिए, क्या स्टेटमेंट में कहीं भी ये बोला गया है कि जो क्रोनिक इलनेस है वो एक मात्र एक वही एक रीजन है एक्सरसाइज ना करने की? ऐसा तो कहीं बोला नहीं गया। और भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कोई भी जेनेटिक रीजन हो सकता है, खान पान, लाइफस्टाइल, कुछ भी। तो स्टेटमेंट बस ये बता रहा है, क्या बता रहा है, कि एक्सरसाइज करने से रिस्क कम हो जाता है। स्टेटमेंट में तो सिंपल यही चीज पता चल रही कि हम एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज करने से रिस्क कम हो जाता है। ये नहीं कि ना करने से सिर्फ वही एक वजह है बीमारी की। तो बीमारी ये कह रहे हैं, ऑप्शन में इन्फ्लुएंस कर रहा है कि बीमा, बीमारी होने का एकमात्र रीजन क्या है? एक्सरसाइज ना करना। अरे भाई, ये तो बोला ही नहीं गया है। क्या हमने ये बात बोली गई है? स्टेटमेंट में ये बोला गया कि अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे
तो आप मेंटेन रहेंगे। रिस्क जो होता है डायबिटीज का, हार्ट अटैक का, जो भी है क्रोनिक डिजीज का, वो कम होता है। बस यही तो कहा गया है स्टेटमेंट में। पर यहाँ इन्फ्रेंस में बोला गया, अ लैक ऑफ एक्सरसाइज इज द ओनली सोर्स और अ रीजन फॉर क्रोनिक इलनेस लाइक डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी को पढ़ते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज प्ले अ क्रूशियल रोल in improving physical as well as mental health, thereby reducing the risk of chronic illness। यही तो कहा गया है स्टेटमेंट में, बार बार यही तो बताया जा रहा है कि स्टेटमेंट में क्लियर मेंशन है कि रेगुलर एक्सरसाइज से जो फिजिकल हेल्थ है आपकी या क्रोनिक इलनेस है आपका, उसका रिस्क कम हो जाता है और मेंटल वेलबींग, मेंटल हेल्थ होती है वो भी इंप्रूव होती है। और स्टेटमेंट आगे क्या कह रहा है ये देखिए, बस यही कह रहा है ना, हाँ ठीक है। और जो क्रोनिक इलनेस है उसका रिस्क, उसके होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज रहेंगे। तो क्लियरली ये मेंशन पॉइंट है। तो ऑप्शन बी बेस्ट ऑफ बेस्ट लग रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। ओनली इंडिविजुअल, अच्छा मैं सारे ऑप्शन को देखूंगा क्योंकि तभी क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ने में मजा आएगा कि पहला सही क्यों, दूसरा आगे नहीं बढ़ूंगा। तभी थोड़ा सा लेंथी जा सकता है वीडियो में भी, शायद हमने 5 से 6 क्वेश्चन ले, लेकिन ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी दोस्त। अगर आप चाहते हो रेगुलर बेसिस पर, मतलब सर हफ्ते में 2 से 3 बार ये सीरीज ले लो, मैं ले लूंगा, लेकिन प्यार आपको देना पड़ेगा तभी। ठीक है। ऑप्शन सी क्या कहता है, ओनली इंडिविजुअल हु आर ओवरवेट और ओबीज बेनिफिट फ्रॉम अ रेगुलर एक्सरसाइज। देखो ये भी ऑप्शन गलत है। अच्छा क्यों गलत है? स्टेटमेंट में ये लिखा है कि एक्सरसाइज करने से हेल्दी वेट मेंटेन रहता है। शब्द यही वो लिखा हुआ था साफ साफ स्टेटमेंट में कि एक्सरसाइज करने से हेल्दी वेट मेंटेन रहता है। जो लोग ओवरडोज हैं या ओवरवेट हैं या ओबीज हैं उनके लिए ये यूजफुल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे बेनिफिट सिर्फ उन्हें ही मिलता है जो लोग मोटे लोग हैं। ये यहाँ पे कह रहा है ओनली इंडिविजुअल हु आर ओवरवेट, तो भाई ये तो गलत है। स्टेटमेंट में ये कहीं नहीं लिखा है कि ये एक्सरसाइज करने से सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ही बेनिफिट मिलेगा जो मोटे लोग हैं। तो इसीलिए ऑप्शन सी को भी गलत करेंगे। अप्रोच देखो कि क्या किस रीजन की वजह से कैंसिल हो रही है चीजें। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चे? आगे देखते हैं। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या कहता है, देयर आर नो कंक्लूसिव एविडेंस टू सजेस्ट अ कनेक्शन बिटवीन रेगुलर एक्सरसाइज एंड द क्रोनिक इलनेस। ये तो पूरा ही गलत है, इसको समझाओ समझो। स्टेटमेंट तो एक स्टडी में फाइंडिंग की गई है, यही बताया गया है कि एक्सरसाइज करने से जो आपकी क्रोनिक इलनेस, क्रोनिक डिजीज है, उसका रिस्क कम हो जाता है। ये कहना कि नो कंक्लूसिव एविडेंस है, बिल्कुल गलत है। द एंटायर स्टेटमेंट इज अबाउट प्रेजेंटिंग द एविडेंस ऑफ अ कनेक्शंस। ये तो साफ साफ कनेक्शन कह रहा है, लेकिन ये कह रहा है देयर आर नो, नो वर्ड मेंशन करके कह रहा है कोई कनेक्शन नहीं रेगुलर एक्सरसाइज एंड क्रोनिक इलनेस। भाई साफ ऊपर स्टेटमेंट कह रहा है रेगुलर एक्सरसाइज करने से क्रोनिक इलनेस की जो डिजीज है वो रिस्क कम हो जाता है, बट और वो कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है कि एक्सरसाइज करोगे हेल्दी रहोगे, दोनों के बीच कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है। पर यहाँ कह रहा है इन्फ्रेंस में भाई नहीं है। डी। अब ऑप्शन ई, ऑप्शन ई क्या कहता है, ऑप्शन ई कहता है क्रोनिक इलनेस आर प्राइमरीली कॉज्ड बाय जेनेटिक फैक्टर एंड कैन नॉट बी प्रिवेंटेड थ्रू द लाइफस्टाइल चेंजेस लाइक। भाई ये तो बिल्कुल ही ऑप्शन गलत है। क्रोनिक इलनेस का प्राइमरी रीजन क्या है, जीन्स को नहीं बता रहा है, पहले तो ऐसा स्टेटमेंट में कहीं नहीं लिखा गया है। और ये इस पे फोकस भी नहीं किया गया है किसी की जीन्स के ऊपर, कि स्टेटमेंट में कहीं पे भी फोकस किया हो कहीं जीन्स के ऊपर, कहीं नहीं दिया हुआ। पूरा स्टेटमेंट पढ़ लो तुम, क्लियरली किस पे फोकस किया गया है स्टेटमेंट में, कि एक्सरसाइज पे किया गया है कि आप एक्सरसाइज करेंगे 5 मिनट, तो 30 मिनट, 5 दिन, तो लोअर रिस्क ऑफ डेवलपिंग क्रोनिक इलनेस होगा। दैट्स इट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप सो आप सभी लोगों ने ऑप्शन ए ही पे टिक किया होगा। करेक्ट है। स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है स्ट्रेंथ के ऊपर, कि कौन सा स्टेटमेंट हमारे आर्ग्यूमेंट को मजबूत बना रहा है, उसके फेवर में कह रहा है। हिंदी वाले बालक वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं यहां से। पढ़ते हैं पहले स्टेटमेंट को कि क्या है, क्या रहा है। इन एन
एफर्ट टू टैकल एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ न्यू पॉलिसी टू फेज आउट ओल्डर व्हीकल्स। अच्छा, पॉलिसी एक आ रही है जो कि जो ओल्डर व्हीकल्स है उनको क्या कर रही है, उनको हटा रही है। अच्छा, पॉजिटिव फेज आउट द ओल्डर वैकेंसी दैट डू नॉट मीट एमिशन स्टैंडर्ड, जो कि एक एमिशन स्टैंडर्ड बना है सरकार की तरफ से, उसको मीट नहीं कर रही है। तो ऐसे ओल्डर व्हीकल्स को हटा दो। व्हीकल ओनर विल बी इंसेंटिवाइज्ड to trade in their old vehicles for newer eco-friendly models by offering subsidy and tax benefit। उनको हटा के जो भी ओनर हैं, इको फ्रेंडली गाड़ियां खरीदो, उसको लेने पे सब्सिडीज मिलेंगी, टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। क्रिटिक्स जो इसके अगेंस्ट हैं, क्रिटिक्स ऑफ द पॉलिसी जो कि आर्ग्यूमेंट करते हैं दैट इट माइट नॉट बी इफेक्टिव इन रूरल एरिया, अर्बन नहीं, रूरल एरियाज वेयर अवेयरनेस अबाउट एमिशन इज लो। अर्बन एरिया शहर, रूरल एरिया गांव में इसकी जो अवेयरनेस है एमिशन की कि धुआं होने से एयर पोल्यूशन कितना होता है, कम नॉलेज है वहां पे। और उन लोग को सच में फर्क भी नहीं पड़ता है, एकदम हरियाली वाली जगह में रहते होंगे, उनको क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना। पेड़ पौधे उन्होंने लगा रखे हैं, हमारे सिटी में थोड़ी ना है कि पेड़ पौधे काट के रोडें बन रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिटिक्स कहते हैं कि अवेयरनेस अबाउट एमिशन इज लो, कहाँ पे, रूरल एरियाज में, एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस आर लिमिटेड, ये क्रिटिक्स ने किया। सपोर्टर इस पॉलिसी के सपोर्ट करते हुए कह रहे हैं हाउएवर believe it will significantly reduce the pollution in urban areas and promote the using of cleaner technology। अब यहाँ ना which of the following if true would most strengthen the argument favor the policy। हमसे यही कह रहा है कि अब बताओ पॉलिसी के पक्ष में या सपोर्टर का व्यू क्या है। यही कह रहा है कि which of the following if true would be the most strengthen the argument in favor of policy। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए को पढ़ते ही लग गया कि भाई यही सही आंसर है, बहुत सही। द सब्सिडीज ऑफर्ड अंडर द पॉलिसी आर लार्ज इनफ टू मेक अ इको फ्रेंडली व्हीकल्स अफोर्डेबल फॉर द मोस्ट पीपल। आइए इसको समझते हैं इंग्लिश में कि क्या कह रहा है। यह ऑप्शन बिल्कुल इसलिए सही है क्योंकि पॉलिसी के पक्ष में आर्ग्यूमेंट को सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कर रहा है। पॉलिसी का मेन तरीका का क्या है, लोगों को बदलने का। किस लिए बदलने का है, क्या बदलने का है, इंसेंटिव दे के बदलो। इंसेंटिव दोगे मूड चेंज होगा, गाड़ी बदलेंगे ये लोग। सब्सिडीज दो, है ना। क्या बदलना है यहाँ पे, गाड़ी बदलनी है, टीवी ना बदलने चले जाना। गाड़ियां बदलो, क्यों, क्योंकि तुम गाड़ी बदलोगे तो तुमको इंसेंटिव मिल जाएगा या सब्सिडीज मिल जाएंगी, ये टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा। बात समझ रहे हो। अगर सब्सिडी इतनी ज्यादा है कि मतलब कि नई नई गाड़ियां आ रही हैं, तो भाई दो ये सब चीजें, ठीक है। और इससे क्या होगा, अभी देखो, द सब्सिडीज ऑफर अंडर द पॉलिसी आर लार्ज इनफ टू मेक अ इको फ्रेंडली, ऑफ कोर्स, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही लग रहा है। तो अगर ऐसा ये ऑफर दोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग नई गाड़ियां खरीदेंगे, ओल्ड व्हीकल्स को हटाएंगे। तो अगर ज्यादा लोग ऐसा करेंगे तो जो अर्बन एरिया है उसमें से पुरानी गाड़ियां जो है वो वैनिश्ड हो जाएंगी और नई गाड़ी इको फ्रेंडली हो जाएंगी। इससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा पोल्यूशन कम होगा, क्लीन होगा, क्लीन टेक्नोलॉजी मतलब कि क्लीन सिटी होगी। तो ये पॉलिसी के मैकेनिज्म को सक्सेसफुल बनाता है। टारगेट ये हमें वो स्टेटमेंट ढूंढना है जो हमारे दिए गए कथन को मजबूत कर रहा हो या उसको सक्सेसफुल बना रहा हो। तो ऑप्शन ए बिल्कुल है। बट ऑप्शन बी सी डी ई क्यों नहीं है सर, ये भी हमारे पास एक अच्छा सवाल पूछ लेते हैं। ऑप्शन बी कहता क्या है, A significant portion of air pollution comes from the industrial emission, not a vehicles। क्या ये चीज मेंशन ऊपर की गई है पॉलिसी के आर्ग्यूमेंट को वीक इसलिए कर रहा है ये, और इररिलेवेंट भी है क्योंकि ज्यादा पॉल्यूशन व्हीकल से नहीं बल्कि इंडस्ट्री से आता है। अगर ऐसा होता कि अगर ज्यादा पॉल्यूशन व्हीकल से नहीं है, किससे, इंडस्ट्री से आता है, तो व्हीकल्स आपकी
न कि तो ये पॉलिसी पुअर तरीके से सक्सेसफुल है, मतलब सक्सेसफुल नहीं है ये। क्यों? क्योंकि भाई जब व्हीकल्स को बदल दिया तब भी हमारा सिटी गंदा है, पॉल्यूटेड है। तो सक्सेसफुल है क्या वो पॉलिसी? भाई पॉलिसी लाने का फायदा क्या हुआ फिर? पॉलिसी इसलिए लाई गई है कि भैया नई गाड़ी लोग खरीदेंगे, इको फ्रेंडली गाड़ी, पॉल्यूशन कम होगा। अब ये कह रहा सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एयर पॉल्यूशन कम्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एमिशन नॉट ऑफ व्हीकल्स। तो ये गए दिए गए स्टेटमेंट को वीक बना रहा है बेटा, ये अनसक्सेसफुल बना रहा है। क्यों? क्योंकि अगर सारी गाड़ियां हटा दोगे तब भी पॉल्यूशन तो कम हुआ नहीं, और पॉलिसी पॉल्यूशन को कम करने के लिए ही थी। तो सक्सेसफुल हुई? नहीं हुई। तो ओवरऑल पॉल्यूशन तो उतना ही रहा ना। हाँ जी। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से मेन सोर्स क्या है? इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है। तो ये इसीलिए रॉन्ग है, क्योंकि ये सजेस्ट क्या करता है? टारगेट द पॉलिसी इज नॉट द प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, दस वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट, आर्गुमेंट को वीक बना रहा है। ऑप्शन बी इसीलिए नहीं है। Option C, the policy includes a provision for increasing public awareness about emission in rural areas। ये क्या कह रहा है, पहले इस चीज को समझते हैं कि ये गलत क्यों है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है ये, द पॉलिसी इंक्लूड, ये तो क्रिटिसाइज किया जा रहा है यहाँ पे, मैं बताता हूँ सुनो। ये ऑप्शन एक तरीके से क्रिटिज्म्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ एड्रेस कर रहा है किसको? रूरल में अवेयरनेस की कमी की। यहाँ पे रूरल एरियाज के जो अवेयरनेस है उसकी कमी को यहाँ एड्रेस कर रहा है। अब अवेयरनेस बढ़ाना है, अच्छी बात है, और लेकिन ये सीधे देखा जाए तो आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन नहीं कर रहा है। अर्बन एरिया में पोल्यूशन कम होगा और क्लीन टेक्नोलॉजी होगी, इंसेंटिव भी मिलेगा। अब अच्छा, वहां पे अवेयरनेस ऑब्स्टिकल्स को रिमूव का मतलब किया जा सकता है। सीधा पॉलिसी के वर्किंग के मैकेनिज्म को ये स्ट्रांग नहीं कर रहा ये वाला। और सीधी सीधी बात है, ये लैक ऑफ अवेयरनेस पे फोकस कर रहा है ये ऑप्शन जो है हमारा। क्योंकि ये साफ साफ कह रहा है द पॉलिसी इंक्लूड अ प्रोविजन ऑफ इंक्लूडिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द एमिशन इन रूरल एरियाज। तो लैक ऑफ अवेयरनेस विच डज नॉट डायरेक्टली स्ट्रेंथन द कोर क्लेम। कोर क्लेम क्या है? गाड़ियां हटाना, सब्सिडी दे के। यही तो हमारा मेन मोटो है, मेन मकसद है, ताकि सिटी क्लीन हो जाए। ठीक है। तो ये मेरे मकसद को सक्सेसफुल नहीं होने दिया, ऑप्शन सी इसीलिए हटा दिया। Many vehicles owner are unwilling to part with their old vehicles due to sentimental values। देखो, अब ये भी वीक कर रहा है। क्यों? क्योंकि लोग अपनी गाड़ियां नहीं चेंज कर रहे हैं। क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? क्योंकि एक मोहब्बत हो जाती है सेंटिमेंटल वैल्यूज को रखते हुए। ठीक है। ये पॉलिसी के खिलाफ लोग जा रहे हैं। तो क्या ये पॉलिसी सक्सेसफुल होगी? जब लोग ज्यादा लोग नहीं लेंगे, सब लोग कहेंगे कि भाई मैंने, मेरी पहली सैलरी की थी गाड़ी, ओ माय गॉड, मेरी पापा मम्मी चाचा चाची ने दी थी गाड़ी। तो लोग नहीं खरीदेंगे, वही धुआंधार वाली गाड़ी चलाएंगे। बात समझ रहे हो? तो ये ऑप्शन पॉलिसी को वीक कर रहा है। ये आर्ग्यूमेंट पॉल्यूशन पॉलिसी जो दी गई आर्ग्यूमेंट में उसको वीक कर रहा है। अगर लोग अपनी पुरानी गाड़ियां से इमोशनली रूप से जुड़े रहेंगे, उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहेंगे, तो सब्सिडी क्या, तुम कह दो कि तुम मेरे सामने 1 करोड़ भी ला दो, हम ये गाड़ी नहीं लेंगे, ऐसे लोग बोल देते हैं ना। तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं, इफेक्ट ही नहीं होगा, पॉल्यूशन में कंट्रोल ही नहीं होगा, क्योंकि वो लोग स्विच ही नहीं कर रहे हैं। तो जब स्विच नहीं करेंगे तो इम्पैक्ट होगा, ऑफ कोर्स पॉल्यूशन कम ही नहीं होगा। इसीलिए ऑप्शन डी मेरा रूल्ड आउट है। हमें ये कह रहा है ये मोस्ट जो स्ट्रेंथ करे, तो स्ट्रेंथ ही नहीं कर रहा ये तो मेरा ये भी खत्म हो गया। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन अर्बन एरिया इज बीइंग अपग्रेडेड अलोंगसाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी। ये ऑप्शन तो पूरा इररिलेवेंट है। क्यों इररिलेवेंट है? क्योंकि पॉलिसी के पक्ष में दिए गए आर्गुमेंट से ये क्या कर रहा है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपग्रेड करना भी अर्बन पॉल्यूशन को कम करने के एक तरीके हैं। जैसे, अब मैं सुनो, लेकिन ये सीधा सीधा देखा जाए तो
उस पॉलिसी को रिलेट नहीं कर पा रहा ये वाला ऑप्शन। और ये अलग इनिशिएटिव की बात कर रहा है। कैसा इनिशिएटिव कर रहा है? कैसा इनिशिएटिव कर रहा है? पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। कैसा इनिशिएटिव कर रहा है? पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन अर्बन एरिया इज बीइंग अपग्रेडेड along with the implementation of this policy। इस पॉलिसी के साथ साथ हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में अपग्रेडेशन लानी चाहिए। तो ये डायरेक्टली हमें पॉलिसी के मैकेनिज्म को सपोर्ट तो नहीं कर रहा है। जो मेन मुद्दा है कि गाड़ी पुरानी बदलो, मेन मुद्दा ये है, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अपग्रेडेशन की बात की जाए। इसीलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे वीक ही है, इसलिए ऑप्शन ई भी हटा दिया गया। दैट्स इट, खत्म बात। ठीक, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। दो क्वेश्चन हो गए, अच्छे से एक्सप्लेन किया चीजों को कि क्या माइंड में रख के हमें आंसर टिक करना है। हर एक ऑप्शन को मैंने एक्सप्लेन किया है, इन डेप्थ में ले जाएंगे, ठीक है ना। देखो, आ, दो क्वेश्चन हो गए और नीचे आए तो ये क्या, अच्छा ये तीसरा क्वेश्चन है। अच्छा इसी का ही ये तीसरा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ऊपर हमने क्या पूछा था? जो भी हमने बातें की उसको स्ट्रेदन क्या कर रहा है, कौन सा आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेदन कर रहा है इन फेवर ऑफ पॉलिसी के। क्लियर है? हाँ, ऑप्शन ए निकाला। अब यहां पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रीजनेबली इन्फरेंस, मतलब आप क्या इन्फर्ड कर सकते हो फ्रॉम द पैराग्राफ। ये तीन चीजें दी हुई हैं। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी होता है। देखो, ऊपर वाले टाइप में क्या कोई एक तो होगा ही होगा, कंफर्म एक होगा, लेकिन यहाँ एक से ज्यादा भी आंसर हो सकते हैं। मतलब वन एंड टू, वन एंड थ्री लिखा हुआ है ना, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं। तो कोशिश क्या करो, इसको तभी अटेम्प्ट करो जब तुम श्योर हो कि यार यही है, यही चीजें हैं। आओ एक बार पैराग्राफ का ओवरव्यू ले ले कि पैराग्राफ क्या कह रहा है। गवर्नमेंट पुरानी पॉलिटिक जो गाड़ियां हैं, पॉलिटिक गाड़ियां हैं, उनको हटाने के लिए एक पॉलिसी लाई है, जिसको बोला कि नई इको फ्रेंडली गाड़ियां लो। इस पे क्या होगा अब? ऐसे थोड़ी ना, तो इस पे ऑफर निकाला क्या कि सब्सिडी मिलेगा, टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, ये बातें कहा। लेकिन क्रिटिसिज्म, जो क्रिटिक्स करने वाले थे, वो कहने लगे कि क्रिटिक्स कह रहे हैं कि रूरल एरिया में पॉलिसी शायद इफेक्टिव ना हो। क्रिटिक्स कहते हैं क्यों? क्योंकि वहां के लोगों को एमिशन की जानकारी नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। एमिशन मतलब धुआं, धुआं दारा जो निकल रहा है सीओ गाड़ियों से, जो जितना भी एमिशन निकल रहा है गाड़ियों से, जो धुआं निकलता है उससे कितना इफेक्ट हो रहा है, इसकी अवेयरनेस नहीं है अर्बन एरियाज में। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी लिमिटेड है, ठीक है। लेकिन सपोर्ट में जो कह रहे हैं लोग, वो कह रहे हैं कि अर्बन एरिया में इससे पोल्यूशन काफी कम हो जाएगा और क्लीन रहेगा, क्लीनिंग को प्रमोट होगी क्लीनिंग, ठीक है। अच्छा, अब अनुमान जिसे कहते हैं इन्फेरेंस, हिंदी में कहते हैं इन्फेरेंस, पहला ही पढ़ लो, तुम देख लो। The policy is likely to have a greater impact in urban area compared to rural. Of course, critics भी यही कह रहे हैं कि भाई रूरल में कम होगा। ये बिल्कुल सही इन्फरेंस या अनुमान किया लगाया जा सकता है। पैराग्राफ में सपोर्टर कह रहे हैं कि पॉलिसी से अर्बन एरिया में सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होगा क्या, पोल्यूशन। दूसरी तरफ क्रिटिक्स क्या क्या है कि पॉइंट आउट कर रहे हैं कि पॉलिसी रूरल एरियाज में इफेक्टिव नहीं हो सकती। रीजन भी दिया है उसके पीछे, लो अवेयरनेस, लिमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। जब एक जगह पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात की जा रही है और जो उसका उसी का तरह क्रिटिक्स भी की जा रही है, तो पैराग्राफ में ये चीज क्लियरली हमको दिख भी रही है और हम यही अनुमान इस स्टेटमेंट से लगा सकते हैं। तो मेरे पास ऑप्शन वन तो बिल्कुल सही है। तो ओनली वन पे टिक कर दूं या वन एंड टू? वन एंड टू ऐसे करना हमेशा, या तो वन पे टिक कर दो कि वन एंड टू पे भी टिक कर दो, टू भी चेक कर लो ना, बस टू को चेक कर। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट इज अ प्रियोरिटी अंडर द न्यू पॉलिसी। भाई साहब, क्या गलत, ये अनुमान लगा ही नहीं सकते। कौन लगा सकता है यार ये अनुमान? ये स्टेटमेंट को अनुमान लगा ही सकते, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मेंशन ही नहीं है। एक तो पैराग्राफ में वो मेंशन नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सिर्फ क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि रूरल एरिया में पॉलिसी इनफेक्टिव है, और उसका रीजन यही बता रहे हैं कि लो अवेयरनेस है या अवेयरनेस नहीं है उनको एमिशन की।
पैराग्राफ में ये नहीं बोला कि गवर्नमेंट की नई पॉलिसी का हिस्सा है ये कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट, ऐसा कहीं नहीं बोला गया है। पॉलिसी को किस पे फोकस की जा रही है, पॉलिसी का फोकस क्या है, मेन फोकस क्या है? पॉलिसी का मेन फोकस है पुरानी प्राइवेट गाड़ियों को रिप्लेस करना, दैट्स इट। ना कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप करना या उनके रिगार्डिंग कोई चीज निकली गई, तो ये बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट टू बिल्कुल गलत है। अब स्टेटमेंट थ्री चेक करो या ना करो, वन एंड थ्री होता तो चेक करते, बट हाँ थ्री को भी चेक कर ही देते हैं। द सक्सेस ऑफ द पॉलिसी डिपेंड ऑन द विलिंगनेस ऑफ अ व्हीकल ओनर टू स्विच द न्यूअर ओनर। देखो, लॉजिक के हिसाब से ये सही लग रहा है, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर लोग सब्सिडी मिलने के बाद भी गाड़ियां ना बदले तो पॉलिसी सक्सेसफुल कैसे होगी? अनसक्सेसफुल होगी। पता चला पॉलिसी मिल रही है फिर भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इमोशनली टच्ड हैं अपनी गाड़ियों से, ठीक है ना? तो इसीलिए सबसे ज्यादा सही चीज तो ओनली वन है। ये थोड़ा सा लॉजिकली सही जा रहा है, बट ऑप्शन में दिया ही हुआ ही नहीं है, ठीक है ना? तो चल ठीक, तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर इसका हो। हम ये अनुमान नहीं लगा सकते ना बेटा, हम ये कैसे अनुमान लगा सकते हैं? इसीलिए ऑप्शन ठीक है, क्लियर है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। तीन क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन था हमारा, दूसरा क्वेश्चन के अंदर मैंने दो क्वेश्चन रखे थे आपके सामने। अब तीसरा क्वेश्चन नहीं, एक दो तीन चौथा चौथा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो, अब हम लोग चौथा क्वेश्चन करते हैं। आज लगता है पांच ही क्वेश्चन हो पाएंगे, पांच पांच क्वेश्चन भी करा जाएगा इस हिसाब से, तो अपन लोग अच्छा खासा पकड़ कर लेंगे, क्योंकि ये सीरीज चलती रहेगी। पांच पांच भी क्वेश्चन, बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है ना? एक साथ से कुछ नहीं होगा। कम पढ़ो लेकिन सॉलिड दिमाग में जाए, चीजों को रिवाइज करो तो सॉलिड दिमागों में जाए, ठीक है? चलो आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कॉज एंड इफेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये चैप्टर, आता ही आता है इससे क्वेश्चन, और ट्रिकी भी होती हैं चीजें। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, कितना मस्त ऑप्शन दिया है। चलिए पढ़ते हैं पहले। ओवर द पास्ट फ्यू मंथ द सिटी हैज, अच्छा हिंदी वालों के लिए मैंने हिंदी नहीं दिखाया, तो देख लो भाई बच्चों, वीडियो को पॉज करो, दिमाग लगाओ और आंसर चेक करना, ठीक है? Over the past few months, the city has experienced a several water shortage. अच्छा, अच्छा, कॉज और इफेक्ट का हिंदी में आपको पहले बता दूं। कॉज मतलब कारण और इफेक्ट मतलब नतीजा, ठीक है? तो ओवर द पास्ट फ्यू मंथ द सिटी हैज एक्सपीरियंस अ सेवरल वाटर शॉर्टेज ड्यू टू डिले इन द मॉनसून सीजन। अच्छा, एक नेचुरल प्रोसेस की वजह से, कि भाई इन्वायरमेंटल की वजह से, इन अ रिस्पॉन्स। अच्छा, क्या हुआ? मॉनसून सीजन डिले हुआ तो वोल्टेज की शॉर्टेज, उसका असर क्या दिखा? इन रिस्पॉन्स द म्युनिसिपल अथॉरिटी हैव रिस्ट्रिक्टेड द वाटर यूजेज एंड स्टार्टेड अवेयरनेस कैंपेन टू इनकरेज अ वाटर कंजर्वेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन डिस्क्राइब्ड इन द पैराग्राफ, जैसा कि पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया गया, ठीक है? कॉज यहाँ क्या है, कारण क्या है? मॉनसून सीजन में देरी, जो कि एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है जिसमें हमारा इंसानों का कोई रोल नहीं होता, ठीक है ना? अब प्रॉब्लम क्या है, इसकी वजह से वाटर की शॉर्टेज हो गई। पैराग्राफ में इसी सीक्वेंस में बातें की गई हैं, कॉज, इफेक्ट और रिस्पॉन्स। उसका क्या मिला? पानी की कमी की वजह से म्युनिसिपल अथॉरिटी ने क्या किया है? पानी का इस्तेमाल लिमिट करें, और लोगों में अवेयरनेस कैंपेन शुरू की गई है। अब स्टेटमेंट को देखते हैं एक एक। पहला ऑप्शन, अगर हम पहला ऑप्शन बताए, आपको लग रहा होगा पहला भी सही है, इसमें ओनली वन है ना, ऑप्शन बी भी लग रहा होगा बहुत से लोगों को। अपना आंसर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। अब देखिए क्या कहता है पहला ऑप्शन, द म्युनिसिपल अथॉरिटी इनिशिएटेड अ कंजर्वेशन एफर्ट एज अ रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग द वाटर अवेलेबिलिटी। ठीक है ना? तो क्या ये सही है?
100% ये सही हो रहा है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बता रहा है यहाँ पे, जैसा कि पैराग्राफ में डिस्क्राइब हुआ है। ठीक है ना, कि मॉनसून का डिले हुआ जो कि एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर है। इसने पानी की अवेलेबिलिटी अफेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। कमी हो रही है, कमी हो रही है इसमें। और उसके रिस्पॉन्स में अथॉरिटी ने पानी बचाने के लिए या कंजर्वेटिव एफर्ट डाले, या बोले रिस्ट्रिक्शन कैंपेन शुरू किया। तो ये इट एक्यूरेटली आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल कॉज, इट्स इफेक्ट एंड अथॉरिटी एक्शन इन प्रोसेस इन दिस सिचुएशन। साफ साफ पहले से पता चल रहा है कि म्युनिसिपल अथॉरिटी इनिशिएट क्या की, कंजर्वेशन एफर्ट डाली। क्यों डाली? एज अ रिस्पॉन्स टू एन जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर है, दैट इज मॉनसून। मॉनसून सीजन के डीले की वजह से विच अफेक्ट करता है वाटर अवेलेबिलिटी। और ये पूरी स्टेट यहाँ बातें बोली गई है। तो स्टेटमेंट ये मेरा वन सही आ रहा है, वन मेरा सही आ रहा है। तो वन के साथ साथ देखो कहाँ कहाँ, वन के साथ साथ थर्ड है। तो अब थर्ड को देख लेते हैं, सेकंड को भी देख लेंगे। द डीले, थर्ड को देख लो। इसी तरीके से करना, अगर एक लगे सही तो वो देखो किसके साथ कनेक्ट है। ओनली वन है लेकिन वन के साथ थर्ड भी है। द डिले इन मॉनसून सीजन इज अ कॉन्सिक्वेंट इम्प्रॉपर वाटर यूजेज इन द सिटी लीड इन टू द रिस्ट्रिक्शन एंड कैंपेन। ये क्या है? ये तो गलत जा रहा है। ओनली वन ही इसका आंसर है क्या? ऑप्शन बी। क्यों जी, तुम लोग का क्या आ रहा था? ऑप्शन बी है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये सही तो लग रहा है, लेकिन चलो आगे देखते हैं। हमें सबसे स्ट्रांग देखना है क्यों। अ, अ, हाँ, ये क्या कह रहा है, एक सेकंड। अथॉरिटी के हिसाब से ये ठीक है। चलो मोस्ट एक्यूरेट हमको देखना है वैसे तो, कि द म्युनिसिपल अथॉरिटी इनिशिएटेड कंजर्वेटिव एफर्ट एज अ रिस्पांस। हाँ, ये भी मुझे सही लग रहा है। ठीक है ना। अब वन के साथ तो थर्ड ये ना मतलब ऐसा ना लगाओ। द डिले इन द मानसून सीजन इज अ कॉन्सिक्वेंट एंड इम्प्रॉपर वाटर यूजेज। तो ये भी सही ही लग रहा है ये। लेकिन ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स है, कॉज एंड इफेक्ट है। हम्म, पैसेज में कॉज इफेक्ट। अच्छा ठीक है। द डिले इन द मॉनसून इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्प्रॉपर वाटर यूसेज इन द सिटी। तो पहले प्रॉब्लम बता दी गई है कि इम्प्रॉपर वाटर यूजेज हो रहा है इस सिटी में, जो कि लीड कर रही है क्या, रिस्ट्रिक्शंस, पानी को कम करने हो, और कैंपेन, ताकि पानी की अवेयरनेस जो है जगाई जा रही है। तो ये इसीलिए है कि सजेस्टिंग द ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो ये की जा रहा है कि पहले सजेस्ट किया जा रहा है कि भाई आप एक काम करो, आप पानी को मतलब इम्प्रॉपर तरीके से मत यूज करो। हैं, जो जिसकी वजह से अगर आप ऐसा करोगे, इम्प्रॉपर तरीके से यूज करोगे, तो मानसून का डिले होगा। ऐसी बातें बोलेंगे। द डिले इन द मॉनसून सीजन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्प्रॉपर वाटर। अच्छा, इम्प्रॉपर वाटर यूजेज होगा तो डिले इन मॉनसून इज अ सीक्वेंस। अच्छा, डिले हुआ मॉनसून उसके अंदर, तो हमारे पास वाटर की शॉर्टेज हुई सिटी में, और जो कि लीडिंग टू रिस्ट्रिक्शन एंड कैंपेन। ठीक है। अच्छा, ये भी सही लग रहा है यार। देखो अब यही चीज है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। ठीक है ना। Lack of timely rainfall resulted in water shortage, promoting a proactive measure by the government to manage the crisis। देखो, यहाँ ऑल वन टू थ्री तो नहीं है, ऑल वन टू थ्री नहीं है। ठीक है ना। ऑप्शन में दिया गया है अलग अलग। ठीक, ये देखो कि a lack of timely rainfall resulted in a water shortage, promoting proactive measure by the government to manage the crisis। ये स्टेटमेंट काफी 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 हद तक और मोस्ट एक्यूरेट है। कॉज एंड इफेक्ट बता रहा है, जैसे कि लैक ऑफ टाइमली रेनफॉल, कारण क्या है, टाइमली रेनफॉल की। हमें यही चीज बतानी है कि पहले कॉज एंड इफेक्ट। ठीक, कारण और नतीजा।
हमें यही तो बताना है। अगर हम देखें द डिले इन द मॉनसून सीजन हुआ, तो उससे क्या हुआ, उसका नतीजा क्या आया? इम्प्रॉपर वाटर यूजेज इन द सिटी। बट मॉनसून डिले क्यों हुआ, ये तो कहीं नहीं बता रहा है। खैर चलो आगे देखो। इम्प्रॉपर वाटर यूसेज इन द सिटी लीडिंग टू द, अब इम्प्रॉपर वाटर यूजेज होगा जो कि लीडिंग क्या कर रहा है, रिस्ट्रिक्शन एंड कैंपेन सरकार की तरफ से। अच्छा, तो देखो यहाँ पे मुझे इस ऑप्शन को गलत करना पड़ेगा, उसके पीछे का रीजन समझ लो पहले। क्योंकि पैराग्राफ में कहीं ये नहीं बोला गया है, मैं बता देता हूँ कि क्योंकि इसके हिसाब से पैराग्राफ में कहीं ये नहीं लिखा है कि मॉनसून में डिले हुआ और उसकी वजह से पानी की कमी हुई। मॉनसून में डिले हुआ, सॉरी ये लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ गया? द सिटी हैज एक्सपीरियंस अ सेवरल वाटर शॉर्टेज ड्यू टू डिले इन द मॉनसून, ये बात कही जा रही है। पैराग्राफ में ये नहीं कहा गया है, जिस हिसाब से ये कह रहा है, पैराग्राफ में ये नहीं बोला गया है कि सिटी में गलत पानी या हाँ, सिटी में गलत पानी के इस्तेमाल से मॉनसून में देरी हुई है, ये तो उल्टा हो रहा है। ये चीज तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगी, आप इसको तुरंत रिजेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि सिटी में गलत पानी इस्तेमाल यूज हुआ है जिसकी वजह से मॉनसून में डिले हुआ है, ये उल्टा बता रहा है लाइन। ये लाइन उल्टा बता रहा है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, कॉज एंड इफेक्ट को उल्टा जा रहा है। जो ऊपर दिया गया है, ऊपर ये बताया जा रहा है कि मॉनसून में डिले हुआ जिसकी वजह से पानी का शॉर्टेज आया। ये कह रहे हैं पानी का गलत इस्तेमाल किया गया जिसकी वजह से मॉनसून डिले हुआ है। तो ये तो पूरा गलत है, ये तो पूरा गलत है। ठीक है ना? इसको आप हटा सकते हैं, इसको मतलब आप ये नहीं कह सकते हो बिल्कुल भी इसमें। थर्ड बिल्कुल गलत है, समझ में आ गया क्यों गलत है। सेकंड और फर्स्ट में हमारे पास डाउट आ रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड में, और ऑप्शन में फर्स्ट एंड सेकंड मेरे पास फर्स्ट एंड सेकंड है नहीं। तो जो मोस्ट एक्यूरेट होगा हम उसको देखते हैं। ठीक है ना? क्या कहता है? अ लैक ऑफ टाइमली रेनफॉल रिजल्टेड इन वाटर शॉर्टेज। देखो, लैक की हुई, जो मॉनसून होता है टाइमली रेनफॉल नहीं हुई जिसकी वजह से वाटर शॉर्टेज हो गया। रिजल्टेड प्रमोटिंग प्रोएक्टिव मेजर बाय द गवर्नमेंट टू मैनेज द क्राइसिस। ये जो प्रोएक्टिव वर्ड है मिसलीड कर रहा है यहाँ पे, इस वर्ड को पे अगर फोकस करें, प्रोएक्टिव वर्ड। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि प्रॉब्लम होने से पहले ही उसको रोकने के लिए एक्शन लेना। प्रॉब्लम होने से पहले ही प्रोएक्टिव, प्रॉब्लम होने से पहले ही एक्शन लेना। अभी बरसात लेट है कि नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन सरकार क्या करी, अरे रुक जाओ यार, पानी का कम इस्तेमाल करो, रुक जाओ पानी का कम इस्तेमाल करो। ठीक है, सरकार पहले ही, प्रॉब्लम अभी आई नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? पानी की कमी। क्यों है पानी की कमी? क्योंकि बरसात लेट आई, मॉनसून सीजन लेट आया। बात को समझो। अ लैक ऑफ टाइमली रेनफॉल रिजल्टेड इन द वाटर शॉर्टेज प्रमोटिंग प्रोएक्टिव मेजर। ये एक सिंपल एक यही वर्ड अपने आप में पूरी चीजों को बदल दिया। प्रोएक्टिव मेजर बाय द गवर्नमेंट टू मैनेज द क्राइसिस, एक एक वर्ड पे फोकस करने वाला होता है, एक एक वर्ड पे। और प्रोएक्टिव का मतलब कि प्रॉब्लम होने से पहले ही उसको रोकने के लिए एक्शन लिया जा रहा है। और यहां अथॉरिटी ने एक्शन पानी की कमी होने के बाद, जब पानी की कमी हुई तभी तो एक्शन लिया गया, मैनेज किया गया। बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट एंड मोस्ट इज द ओनली आंसर, ओनली वन। तो क्यों सेकंड गलत है मैंने बता दिया, थर्ड क्यों गलत है ये भी बता दिया। आंसर है आपका आंसर है आपका ओनली वन। ये बिल्कुल सही है, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। क्या कहते हो?
कितने लोगों का आ रहा है ओनली वन ही इज द करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से? ठीक है। द म्युनिसिपल अथॉरिटी इनिशिएटेड कंजर्वेटिव एफर्ट एज अ रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग द वाटर अवेलेबिलिटी। बिल्कुल सही, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। 100% ऑप्शन बी। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे ऊपर। इतने मतलब अच्छा था ये क्वेश्चन, बट थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन हर एक चीजों को, हर एक वर्ड का मतलब आपको पता होगा, तो आप डेफिनेटली इसको आप लोग कर लेंगे, है ना? चलिए, चलो अगला अपना सवाल अब देखते हैं। एक इसके बाद हम लोग एक और करेंगे, इसके बाद एक और करेंगे, उसका फिर खत्म कर देंगे, ठीक है ना? देखो क्या कहता है ये। पहले तो मैं, एक सेकेंड, पहले तो P12 कूपन कोड को ना भूलना, मैं बार बार इसलिए आपको वो दिखा दे रहा हूँ थ्रू आउट की ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है? B12 कूपन कोड। चलो क्वेश्चन क्या रहा है पहले देखो। द मिनिस्ट्री हैज लॉन्च अ न्यू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म फ्री ऑनलाइन क्लासेस, ई बुक एंड प्रैक्टिस मटेरियल फॉर स्टूडेंट इन रिमोट एरिया। The platform aim to bridge the gap in educational access and improve the learning outcome across the country। ये स्टेटमेंट कह रहा है, तो कंक्लूजन में हमको बताना है कि विच ऑफ द गिवन क्वेश्चन लॉजिकली फॉलो द फ्रॉम द स्टेटमेंट। पहले तो जो भी बातें की गई हैं ऊपर पैराग्राफ में, इसको बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री, एक सेकंड, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिमोट एरिया के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए एक फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस, ई बुक, प्रैक्टिस मटेरियल, इसका सबका मकसद क्या है? इन सबका मकसद एजुकेशनल एक्सेस को जो गैप है उसको फिल करना, पूरे देश में लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करना, जो भी लर्निंग्स है पूरे देश की उसके आउट उसको इम्प्रूव करना, ये स्टेटमेंट में कह रहा है। अब कंक्लूजन को पहला पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन बहुत तगड़े दिए हुए हैं, आपको लग सकते हैं। अच्छा, हिंदी वालों को मैंने दिखाया नहीं है अभी, लोग जाइए, आपको हिंदी वाले लोग प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हो और रीड कर सकते हो, ठीक है ना? देखो क्वेश्चन हिंदी में जब भी लाना होता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन की कंटेंट में वो बहुत देखना पड़ता है चीजें, ठीक है? चलो, अब ये क्या कहता है? द गवर्नमेंट इज टेकिंग द स्टेप्स टू मेक द एजुकेशन एक्सेसिबल टू स्टूडेंट इन रिमोट एरिया। 100% बात सही कह रहा है, लॉजिकली फॉलो भी करता है। और ये बात कही भी जा रही है स्टेटमेंट में कि साफ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट क्या करी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। अब क्यों प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ताकि वो रिमोट एरिया में एक्सेसिबल हो फॉर स्टूडेंट इन रिमोट एरिया, और उसका जो एम है वो फुलफिल हो रहा है। और एम क्या है? टू ब्रिज द गैप इन एजुकेशनल एक्सेस। रिमोट एरिया में एक्सेस का गैप कम करने के लिए ही प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, जो कि ये बहुत सही बात कह रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि ये बिल्कुल सही है। पॉलिसी इज टारगेटेड टू ऑल स्टूडेंट विच आर हु आर इन रिमोट एरियाज, ठीक है? और स्टेटेड एम मतलब एजुकेशनल एक्सेस को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना? तो ये डायरेक्टली इंप्लाई करता है, तो पहला तो आपका बिल्कुल परफेक्ट है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड को देखो, द डिजिटल, बहुत बढ़िया बात बोली, डिजिटल प्लेटफॉर्म कैन बी इफेक्टिव वे टू एनहांस द लर्निंग आउटकम फॉर अ स्टूडेंट। ये भी साफ साफ स्टेटमेंट में कहा गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका एक ही एम है, टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स। ये दिया हुआ है, देखो ना, ये दिया हुआ कहाँ गया? इम्प्रूव द, ये देखो, इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स, ये साफ साफ यहाँ पे बोला गया है सेकंड में। तो गवर्नमेंट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज कर रही है जिसका गोल है, अचीव है, गोल को अचीव कर दिया, वो गोल आपको पता है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट अब जो भी पॉलिसी है के पीछे जो सोच रही है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म लाने से ये इफेक्टिव होगी। ऑफ कोर्स इफेक्टिव होगी, यही सोच रही है सरकार, तो इफेक्टिव हो सकती है। और उसका गोल क्या है? बच्चों का, मतलब कि जो रिमोट एरिया तक एजुकेशन को जाना, पूरे भारत में, सॉरी पूरे देश में, भारत का, इंडिया का नाम नहीं बोला गया ना, तो पूरे देश में एक अच्छी पढ़ाई का एक्सेस कराना सरकार का मेन मुद्दा है, ये एक ऐसी पॉलिसी है, ठीक है ना? तो ये भी बिल्कुल सही बात कह रहा है, सेकंड है। अब थर्ड की हम बात कर लेते हैं।
थर्ड क्या है, स्टूडेंट इन अर्बन एरिया। देखो अर्बन एरिया का तो जिक्र कहीं नहीं किया गया है, रूरल एरिया को ही हमको टारगेट किया गया है यहाँ पॉलिसी में, रूरल एरियाज को। स्टूडेंट इन अर्बन एरिया विल नॉट बेनिफिट फ्रॉम द स्टूडेंट, देखो लॉजिकली ये फॉलो भी नहीं करता है। स्टेटमेंट में बस यही लिखा है कि प्लेटफॉर्म किसके लिए, उन स्टूडेंट के लिए जो कि रिमोट एरियाज में, रिमोट मतलब हमारी अर्बन एरियाज नहीं है, रूरल एरियाज की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ वही उन्हीं को टारगेट किया गया, मतलब ये उनकी ही टारगेटिंग यहाँ पे की गई। ये कहीं नहीं लिखा गया है कि अर्बन एरिया के स्टूडेंट को इससे क्या होगा, नुकसान होगा या कुछ भी इससे फायदा होगा नहीं होगा, ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला गया है। तो ये बिल्कुल ही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चला जा रहा है स्टेटमेंट मेरा, तो ये मेरा बिल्कुल गलत आंसर है। लैक ऑफ एक्सेस टू अ क्वालिटी एजुकेशन, अब क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस नहीं करना पाना, क्यों नहीं कर पाना, क्योंकि वो लोग रिमोट एरिया में, इज अ सिग्निफिकेंट इशू इन रिमोट एरिया, और सबसे द मेन इंपॉर्टेंट इशू यही है, क्या, कि एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो ये बिल्कुल लॉजिकली फॉलो कर रहा है, तभी तो गवर्नमेंट ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है फॉर स्टूडेंट हु आर रिमोट एरिया। मेन फोकस हमारा इसलिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है लॉन्च द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड ऑनलाइन क्लासेस, ये स्टूडेंट इन रिमोट एरिया, तो बिल्कुल ये भी मेरा वैलिड है। तो आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, आपका भी ऑप्शन डी ही आया होगा मन में, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद हम लोग रुक जाते हैं, ठीक है ना। देखो लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, इसके बाद हम लोग सेशन को बंद कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, इसमें इंग्लिश में ही है, हिंदी में नहीं है, बहुत इजी सी बात कह रहा है, स्टेटमेंट है उसका, हमको कोर्स ऑफ एक्शन लेना, तो ये कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड है, तो हमने आज कोर्स ऑफ एक्शन भी कर लिया, इन्फरेंस बेस्ड भी कर लिया, और कॉज एंड इफेक्ट भी कर लिया। ये इन टॉपिक पे हमने बात कर ली, तो इन पे क्या क्या चीजों पे मैंने फोकस करके टिक किया, ये आपको सीखना है बेटा इस क्वेश्चन की मदद से ही। ड्यू टू इंक्रीज इन डिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ों को काटने से, ड्यू टू इंक्रीजिंग, क्या हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल हटाए जा रहे हैं, सेवरल रीजन आर एक्सपीरियंसिंग फ्रिक्वेंटली फ्लड प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम फ्लड आ रही है, एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब क्या हो रहा है, जीव जंतु, जो इंपॉर्टेंट जीव जंतु हैं, बैलेंस बनाते हैं, इस इकोसिस्टम को बैलेंस्ड बनाते हैं जीव जंतु, पौधे, बहुत अच्छे अच्छे जो पौधे जो आज हम सांस ले रहे हैं, तो जिसके से ये साज, तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रही है। तो सेकंड प्रॉब्लम तो सबसे पहले ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी हो रही है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दिस हैड आल्सो इम्पैक्ट ऑन द लिवलीहुड ऑफ द कम्युनिटी डिपेंडिंग ऑन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ये चीज कौन सी चीज, डिफॉरेस्टेशन, उन लोगों पर भी इफेक्ट कर रही है जिनकी रोजी रोटी इस जंगल से चलती है, उन कम्युनिटीज को भी ये क्या कर रहे हैं, इफेक्ट हो रहा है डिफॉरेस्टेशन से। तो अब हमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए, द गवर्नमेंट शुड इम्पोर्ट द स्ट्रिक्ट पेनल्टी ऑन इलीगल लॉगिंग एंड डिफॉरेस्टेशन, बिल्कुल सही कह रहा है, अगर आप इस तरीके के एक्शंस लेंगे तो लोग डरेंगे भी और इस चीज से बचेंगे भी कि भैया हमें नहीं करना चाहिए चीजें, ठीक है ना। ये करने से प्रॉब्लम का बिल्कुल सॉल्यूशन ये निकलेगा, बहुत सही सॉल्यूशन और बिल्कुल अप्रोप्रिएट है ये। अगर इलीगल एक्टिविटी पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, पेनल्टीज लग जाएंगी, तो कोई लोग ऐसा काम करने से पहले डरेंगे भी और इससे बचना भी चाहेंगे। तो ये सीधे प्रॉब्लम की रूट को पकड़ के ये इन्होंने ये एड्रेस किया है। तो मैं बिल्कुल बोलूंगा जय हिंद, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये प्रॉब्लम, ये कोर्स ऑफ एक्शन है, बहुत अच्छा है। अगर मैं बात करता हूं, एफॉरेस्टेशन प्रॉब्लम शुड बी इनिशिएटेड टू रिस्टोर द इकोलॉजिकल बैलेंस इन अफेक्टेड 100%। देखो ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रही है जंगल के कटने से, तो मैंने क्या कहा, एफॉरेस्टेशन करो, एफॉरेस्टेशन मतलब पौधे लगाना, मतलब पेड़ लगाना इनको जगह, ये डिफॉरेस्टेशन के उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है ये, वहां पौधे काटे जा रहे हैं, मैं यहाँ पौधे लगा रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम का कॉज हो सकता है काउंटर कर रही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अच्छा है ये कॉज आपका, बिल्कुल मतलब ये आपका जो एक्शन है, कोर्स ऑफ एक्शन, बिल्कुल सही। लेकिन अगर थर्ड को देखा जाए, ये बिल्कुल गलत बात है, क्या किसी को मतलब कि डिफॉरेस्टेशन, तो तुम क्या जो यहाँ के लोकल राइट्स हैं जिनकी रोजी रोटी वहां से है, उनको अपने घर से कहोगे तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम कहीं और सेटल्ड हो जाओ, तो क्या जी, कम्युनिटी डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट रिसोर्स शुड बी रीलोकेटेड to urban area to reduce their
लायंस ऑन फॉरेस्ट, ये तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है, ये बिल्कुल सही कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, नेगेटिव भी है। और देखिए देखिए स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि जैसे फॉरेस्ट पर डिपेंड लोग हैं, उनकी लिवलीहुड, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक इफेक्ट है बिल्कुल। और उन्हें उनके घरों से ही निकाल दिया जाएगा, उनके नेचुरल एनवायरनमेंट से अलग कर देना, ये सही बात नहीं है, बिल्कुल भी ना। कि उनके उनका घर उनको छीन लिया गया और उनको रिलोकेट करना पड़ रहा है दूसरी जगह में, तो इससे डिवर्शन नहीं रुकने वाला है। हाँ भाई, हम ऐसी चीज करें ना कि जिससे डिफॉरेस्टेशन रुक जाए। ये कर रहे हो इसका मतलब तो ये तो अच्छा, तो सरकार को देखिए जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं उनको सपोर्ट मिल गया कि अच्छा वहां तो ये लोग भी नहीं, इनको हटाओ, इनको कटो हटाओ। तो इससे डिफॉरेस्टेशन नहीं रुकेगा, फ्लड भी नहीं रुकेगी। प्रॉब्लम तो हमारे पास ये कि फ्लड है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये प्रॉब्लम, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो ये तो मेरा बिल्कुल गलत है। तो आज का आंसर है आपका ऑप्शन सी, ओनली 1 और 2। तो यही था आज के सेशन में। होप सो आपने इन क्वेश्चन को आज एंजॉय किया है। मैंने 5 से 6 क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा हुआ है। तो सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है, इससे आप सीख रहे हैं, आपकी लर्निंग्स अगर बढ़ा रही है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देख लीजिएगा। B12 कूपन कोड है, इसको यूज करना ना भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे दोस्तों।